नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा सरकार लंबे वक्त से कर्मचारियों का विरोध झेल रही है, भले ही शिक्षक हो या फिर कभी लैब टेक्नीशियन। तो अब प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने हड़ताल का अल्टीमेटम दिया। पिछले काफी लंबे वक्त से पक्का किए जाने की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी। उधर अपने सख्त लहजे के लिए जाने जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अल्टीमेटम का जवाब भी अल्टीमेटम से ही दिया। विज ने साफ लफ्जों में कहा कि कच्चे कर्मचारियों को हड़ताल का हक नहीं, और अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उसका सीधे तौर पर उनका त्याग पत्र इसे माना जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कच्चे कर्मचारी नहीं मांग सकते अपना हक, और अल्टीमेटम का जवाब अल्टीमेटम ही क्यों? क्या वाकई इसकी जरूरत थी? क्योंकि बार बार हड़ताल ही विकल्प नहीं होता। बातचीत क्यों नहीं है? यह भी एक अपने आप में सवाल है। क्यों हर बार कर्मचारी लेते हैं हड़ताल का सहारा? इन तमाम अहम सवालों पर आज हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। 25 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके एनएचएम कर्मचारियों को हरियाणा की राजनीति में गब्बर के नाम से मशहूर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जमकर लताड़ लगाते हुए कड़ी चेतावनी दे डाली है। विज ने हड़ताल की घोषणा कर चुके एनएचएम कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने तक का फरमान सुना डाला है। विज ने सख्त लहजे में साफ कह दिया है कि हड़ताल मतलब नौकरी से त्याग पत्र होता है। कर्मचारी का हड़ताल करना मतलब कि त्याग पत्र देना होता है। अडोक कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं कर सकता, और अगर ये करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। कर्मचारियों को नियमित करना, 10 दिन मेडिकल अवकाश दिया जाए, 3 लाख का बीमा लाभ मिले, मातृत्व अवकाश का लाभ जारी रहे। स्वास्थ्य मंत्री के कड़े बोल क्या रंग लाएंगे, ये तो मंगलवार को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि जैसा विज कह रहे हैं वैसा हुआ तो हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस हड़ताल में एम्बुलेंस और डिलीवरी विभाग के कर्मी भी कामकाज ठप करने की घोषणा कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हड़ताल की घोषणा कर चुके एनएचएम कर्मचारियों पर अनिल विज की सख्ती कितना असर दिखा पाती है। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा। जी हाँ, तो हर चीज का विकल्प क्या हड़ताल है, और क्या अल्टीमेटम का विकल्प भी हड़ताल ही होता है या जवाब हड़ताल ही होता है? सवाल इस बात का भी है। कुछ सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। क्या कच्चे कर्मचारी अपना हक नहीं मांग सकते? क्योंकि जब हकमारी की बात होती है तो हक लेने के लिए वो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन जो बात कही है खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको अगर हड़ताल पर जाना है तो मानकर जाएं कि वो त्याग पत्र देकर जा रहे हैं, क्योंकि हक उनको नहीं है। अल्टीमेटम का जवाब क्या अल्टीमेटम ही हो सकता है? ये भी एक सवाल है। बातचीत क्यों नहीं, और हर बार कर्मचारी भी आखिर हड़ताल का ही दबाव क्यों बनाते हैं? हड़ताल ही क्या उनके पास एक विकल्प रह गया है? क्योंकि बार बार हड़ताल से परेशान कौन होता है? आम जनता, मरीज, तीमारदार, या फिर व्यवस्था से जो लोग भी लाभान्वित होते हैं उन पर इसका असर दिखाई देता है। तो ये कुछ सवाल है हमारे सामने जिन पर हम एक पैनल के साथ करेंगे चर्चा कि क्यों आखिर अल्टीमेटम का जवाब अल्टीमेटम, और क्या वाकई यहां पर जो अभी स्थिति है उसमें त्यागपत्र मान लिया जाएगा, और अल्टीमेटम के बाद जब अल्टीमेटम मिला है तो उसका असर क्या होगा? यह भी अपने आप में एक सवाल जरूर है। चलिए, मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में विकास चौधरी साहब, जो कि नेता कांग्रेस के हैं, वो जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर उसका इस पूरे प्रकरण पर और इस अल्टीमेटम के अल्टीमेटम पर, यानी अल्टीमेटम का जवाब अल्टीमेटम, उस पर उनका नजरिया क्या है। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। और मेरे साथ अरविंद भारद्वाज साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता इनेलो के। बहुत स्वागत है अरविंद भारद्वाज साहब आपका। कुछ और भी मेहमान जल्द हमारे साथ होंगे, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं विकास जी आपसे। आखिर क्या बार बार हड़ताल, ऐसा नहीं है किसी सरकार में, हालांकि आप कहेंगे कि इस सरकार में ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हर बार हड़ताल ही क्यों? और क्यों आखिर कच्चे कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर फिर जब सवाल खड़े हुए तो अल्टीमेटम का जवाब अल्टीमेटम? कच्चे कर्मचारी अगर हड़ताल की बात कर रहे हैं तो क्या वाकई ये एक दबाव बनाने का ही मसला है? अतुल जी, ऐसा है कि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाना चाहता। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि बीमारी क्या है। आप देखिए, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये वैसे तो बहुत फास्ट हैं, कोई भी छोटी सी घटना होती है ट्वीट करते हैं,
लेकिन धरातल पे देखें तो कुछ भी नहीं है। आप लगातार देखते ये कभी अभी चिकनगुनिया का चल रहा था मामला, इतना तेजी से बढ़ रहा था, डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे थे, उन्होंने उसी दिन जाकर के एंड मूवमेंट पे उनसे मान मनोबल करके रुकवाई। इसी तरह पहले कच्चे कर्मचारियों की बात थी, कच्चे कर्मचारियों में भी जब भी ये पहले भी इनको मिल चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई नई आज ही मांग आई है। जब से सरकार बनी है लगातार इनके ये अपनी मांग रखते आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रखते आए हैं। हड़ताल ठीक है, कई इन्होंने पहले भी अल्टीमेटम दिया था, इन्होंने लॉलीपॉप दे दी मुख्य अपना स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि हम आपका मांगे पूरी करेंगे। आज जब बहुत दिन हो गए उनकी मांगों का हल नहीं निकल रहा, तो उन्होंने आखिर में परेशान होकर के, गरीब आदमी, कच्चा कर्मचारी गरीब आदमी होता है, उनकी पक्की नौकरी नहीं है, उन्होंने आखिर में उन पे क्या बनता है जब उनके हालात बुरे चल रहे हैं, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही। 2 साल सरकार बने होगी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम बहुत जल्दी आपका समाधान करेंगे, लेकिन 2 साल हो गए, समाधान करने में इतना समय लग गया। तो उन्होंने परेशान होकर के आखिर में हड़ताल करने की अब धमकी दे दी और उसका उल्टा रिजल्ट देखिए। उन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे, उधर से हमारे गब्बर सिंह जी, जिनका नाम अभी आपके चैनल में बता रहे थे कि इन्हें गब्बर सिंह भी कहते हैं, वो आगे से कहते हैं कि तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। अरे आप बताइए कि आप किसी को नौकरी तो दे नहीं पा रहे, ऊपर से जो कच्चे कर्मचारी है उन गरीबों को भी आप निकालने की बात कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ सरकार की काम करने की कार्य प्रणाली का। अभी 6 महीने पहले इन्होंने 700 डॉक्टरों की भर्ती करी, उनमें से 300 डॉक्टर तो अपॉइंटमेंट लेटर लेने ही नहीं गए आज तक। ठीक है, जो 400 गए उनमें से 200 लोगों ने जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर है लेने के बाद ज्वाइन नहीं करा। आप देखिए जो पक्के डॉक्टर थे 700 में से 200 ने ज्वाइन किया, तो आप लगा सकते हैं कि इनकी क्या ये सुविधा दे रहे होंगे डॉक्टरों को, सरकारी डॉक्टरों को, जो आज की डेट में इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी नहीं जा पा रहे। तो इसे साफ पता लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, वरना पक्की नौकरी डॉक्टर की किसी को मिला वो जाए ना ज्वाइन करे। ठीक है, बिल्कुल। आप बताइए 700 में से 500 डॉक्टर, हाँ, ये तो अपने लेकिन आप में रिकॉर्ड की बात है। इसके रिकॉर्ड तो खैर सरकार बहुत सारे बना रही है, लेकिन इसके पीछे और भी कई पहलू हैं। डॉक्टरों का भी अपना अपना नजरिया है, आजकल आकांक्षाएं कुछ और भी ज्यादा हो गई। ठीक है, बहरहाल जो भी है इनको सरकार को बैलेंस करना चाहिए था। आप एक बात बताइए, हाँ, 2 साल हो गए, हर बार आप इस बात को कहेंगे कब तक बचेंगे, विपक्ष की बात है। नहीं, इसमें विपक्ष की बात नहीं है, इसमें तो पुरानी सरकार की देन है। अरे आपने भी तो लोगों से वोट लिए थे। बिल्कुल सही बात, और कब तक ये बात कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त हरिराज साहब भी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, जो कि सदस्य हैं NHM कर्मचारी संगठन के। बहुत स्वागत है हरिराज जी आपका। और अमित नेहरा साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका। आप दोनों के पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा भारद्वाज साहब से एक प्रतिक्रिया हो जाए। भारद्वाज साहब बताइए, क्या कहेंगे आप? कच्चे कर्मचारियों को हक, अगर उनका हक की बात होती है तो कहा जाता है कि इनको अधिकार ही नहीं है, ये अपने हक की मांग हड़ताल के जरिए उठा नहीं सकते। अतुल जी, आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 3228 सिविल सर्जन के जो पद हैं, सैंक्शन जो पद हैं, इसके अलावा इसमें लगभग 1769 ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, बाकी पद खाली हैं। यही हालत सभी विभागों में है, चाहे लैब टेक्नीशियन की बात की जाए या नर्सों की बात की जाए, लगभग 50% से ज्यादा पद आज भी खाली हैं। उसके बावजूद 2 साल पूरे होने को है हरियाणा की भाजपा की सरकार को, इन्होंने इन नियुक्तियों को करने की बजाय जो कर्मचारियों की जो मांगे थी और जायज मांगे थी, जायज नाजायज मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि बार बार बीजेपी की जो प्रवक्ता बोलते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी जायज मांगे होंगी हम मानेंगे। ये जायज इसलिए है क्योंकि सरकार ने भी चुनावी घोषणा पत्र में इस तरह की जो मांगे थी उन्हें पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उन्होंने वादा किया था कि हम पंजाब के समान वेतनमान देंगे। तो ये वही मांगे हैं। ये जो NRHM के जो कर्मचारी हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी हैं, ये लगभग 10-10 साल से लगातार अस्पतालों में काम कर रहे हैं और एक कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद ना इन्हें वो तनख्वाहें मिलती हैं जो सरकारी, इनके बराबर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बराबर इन्हें सैलरीज मिलनी चाहिए। वो एक मांग रही बहुत लंबे समय से कर्मचारियों की। दूसरा, जो एक कच्चे कर्मचारी थे इन्हें पक्का कर देना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने वादा भी किया था। तो इसमें ऐसी कोई मांग नहीं है, कोई नाजायज मांग, नाजायज कह सके। दूसरा, इनके जो डॉक्टर्स के हमारे यहाँ जो प्रमोशंस हैं, क्योंकि एक जो हड़ताल है ये सिर्फ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कर्मचारियों की नहीं है, बल्कि और भी जो डॉक्टर्स हैं और जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, उनकी भी है। वो परसों से शुरू होनी है। तो उनकी जो मांगे वो ये है कि कम से कम हर 10 साल में प्रमोशन होने चाहिए, जबकि 20-20 साल हो जाते हैं, यहाँ किसी को प्रमोशन नहीं मिलते। तो बल्कि ये होना ये चाहिए कि हमारे हरियाणा प्रदेश में जो मरीज हैं या जो घायल अस्पतालों में आते हैं, उनकी जो इलाज की जिम्मेवारी है, वो जितनी जिम्मेवारी कर्मचारियों की और डॉक्टरों की है उतनी सरकार की भी है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो सरकारी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी या डॉक्टर हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं, जिन पर वो आंदोलन कर रहे हैं और आपने वादा भी किया, आप उन्हें पूरा कीजिए। तभी 2 साल तो बहुत वक्त होता है, कुछ तो शुरू किया होता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अनिल विज जी ने बहुत बड़ी बात कह तो
थी कि अगर ये हड़ताल पर जाते हैं कच्चे कर्मचारी तो इन्हें हटा हुआ ही माना जाएगा, नौकरी से हटा हुआ माना जाएगा। पर क्या साहब आपने उस 2.5 करोड़ जनता की के बारे में सोचा जिन्हें कल जब ये कर्मचारी नहीं चले जाएंगे तो वहां क्या होगा? क्या आपने कोई इंतजाम किया? विकल्प है आपके पास? ये इतनी बड़ा आपने दावा कर दिया, इतनी बड़ी बात आपने कह दी, इतना बड़ा डायलॉग आपने मार दिया, आपने बिना इंतजाम किए। आपने ये नहीं सोचा जब कल मरीज वहां ओपीडी में खड़ा होगा तो उसको सुनने वाला कौन होगा? क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका इलाज करेंगे क्या? ठीक है, बताइए हरिराज साहब, बताइए आखिर क्यों आप लोगों को फिर से हड़ताल का ही रुख करना पड़ रहा है? और आप लोगों को जैसा कहा गया है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं वो अपना हक नहीं मांग सकते क्योंकि हड़ताल का हक उनको नहीं है। उनसे इस बात की तो उम्मीद की जा सकती है कि वो किसी भी समय पर कोई भी बयान दे सकते हैं, क्योंकि जब पिछली बार 9 और 10 अगस्त को हमने हड़ताल की थी उस समय जो है विज साहब ने कहा था कि हड़ताल हो गई और मुझे पता ही नहीं, इसलिए आज विज साहब कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम हड़ताल नहीं करना चाहते, हम तो अपनी ऊर्जा को जनहित में लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हमें कि हम ये हड़ताल करें। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा कि बातचीत से भी हल हो सकती थी समस्याएं। जब हमने 9 और 10 अगस्त को हड़ताल की थी उससे पहले जो है 31 मई को हमारी जो है एमडी एनएचएम के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखित रूप से हमारी कुछ मांगों के ऊपर सहमति जताई थी, लेकिन उस सहमति को पूरा करने की तो बात दूर, आज तक जो है उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। उसके बाद जब 9 और 10 अगस्त को हमने हड़ताल की, सरकार ने हमसे वादा किया कि भाई आपको रेगुलर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, और हमने 2 तारीख को 2 सितंबर को हमने वो पॉलिसी बना करके जिसमें हमने लिखा कि एनएचएम का प्रत्येक कर्मचारी नियमित प्रक्रिया के तहत अखबार के अंदर विज्ञापन दे करके एप्लीकेशन मंगाई गई, उनका इंटरव्यू लिया गया, लिखित परीक्षा ली गई, और उसमें एससी बीसी ओबीसी कैटेगरीज का भी ध्यान रखते हुए उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से चयन किया गया। उससे जो है कैसे हो सकता है? दूसरी बात, उसके बाद हमने जो है 13/8/2016 को राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा जी को ज्ञापन सौंपा कि हमें बातचीत के लिए समय दिया जाए। उसके बाद 30/8/2016 को हमने जो है स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखकर वार्तालाप हेतु समय मांगा। उसके बाद हमने जो है 14/9 को भी जो है इनसे एक रिमाइंडर दिया था कि हमसे बात करें, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से दोबारा रिमाइंडर दिया। इतने रिमाइंडर पर रिमाइंडर देने के बाद भी सरकार के पास इन कर्मचारियों से बात करने का समय नहीं है, और ये बात करती है जनहित की। क्या हम जन नहीं है? ठीक है, बुनियादी सवाल है आपका कि क्या आप जन नहीं हो और क्या आप हित का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मांगे जायज थी और जिस पर कई बार सहमति भी बन चुकी है अधिकारी और मंत्री मुख्यमंत्री तक, तो फिर आखिर बात बन क्यों नहीं रही? क्यों आखिर उस पर फैसला निर्णायक नहीं हो रहा? मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका, बखूबी तैयारी करके आप आए होंगे। आऊंगा हरिराज जी, आऊंगा आपके पास लौट कर, मेरे साथ कुछ और मेहमान हैं उनसे मैं चर्चा कर लूं। जरा पहले मैं अमित नेहरा साहब के पास अब जाऊंगा। अमित नेहरा जी बताइए, हक नहीं है इन कच्चे कर्मचारियों को, ये कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने, यानी इनकी जो मांग है वो तो बाद में हो गई, हड़ताल पर सीधा असल में इनको अधिकार ही नहीं हड़ताल का। देखिए बात असल ऐसी है, अगर हक की बात की जाए तो हक तो एनएच प्रारंभ के अलावा सभी का ही हक है एक स्वस्थ लोकतंत्र में जीने का, अपने मौलिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हासिल करने का। लेकिन वो करेंगे हम किस स्टेट में रहें, ये विचारणीय प्रश्न। अब मूल प्रश्न पे आते हैं कि जो कच्चे कर्मचारियों का मसला है ये सरकार का मसला नहीं है, ये चिरंतन चला आ रहा है शुरू से ही। अगर देखे जाए तो जो ठेकेदारी की प्रथा है, कच्चे कर्मचारियों की तदर्थ जो कर्मचारी हैं तो हमेशा एक सिरदर्द बना रहा है, और कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि ये एक बैकडोर एंट्री है पक्के होने की, तो ये तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। कच्चे कर्मचारी अगर सरकार को रखना है, ये काम करवाना है, तो पक्के क्यों नहीं रखती है? क्या दिक्कत है? तो इनको तो पक्का करेगी सरकार, लेकिन आगे जो भी भर्तियां वो कच्ची ना हो, वो पक्के कर्मचारी के रूप में भर्ती की जानी चाहिए। अब बात आती है कार्यप्रणाली की मंत्री जी की। देखिए मंत्री जी की कार्यप्रणाली शुरू में तो इन्होंने जो दिखाया था कि हर हॉस्पिटल में जाके छापेमारी की थी और जैसे एक हवा बनाई थी, आज के दिन वो हवा निकल चुकी है अगर देखा जाए, क्योंकि ये पहले तो क्या था कि हॉस्पिटलों की छतों पे चढ़ जाते थे चेक करने के लिए टंकी कैसी कैसा है,
लेकिन अब इनको जो चेकिंग करनी चाहिए कि आपके डॉक्टर किस हालात में है, आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो किस हालात में। नीरज साहब, मैं आपको रोक रहा हूं सर, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए इस दिक्कत को, लेकिन आपने स्पष्ट बातें कही हैं कि पहले तो ये व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए और कच्चे कर्मचारी और बाकी तमाम तरह की चीजें और मांगे मानना चाहिए। और दूसरा आपने कहा कि कार्यप्रणाली, यानी जो हवा बनी थी शुरुआती दौर में वो हवा अभी निकल चुकी है, वो अलग मसला है, लेकिन अल्टीमेटम देने का अंदाज अभी भी वही है। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर डॉक्टर विनय गुप्ता भी हैं जो कि याचिकाकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि रमन मलिक साहब से एक टिप्पणी हो जाए। मलिक साहब, अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। जो आपका घोषणा पत्र था, जो आपके वादे थे, आज उनको ही पूरा नहीं कर रहे और आप ये कह रहे हैं, आज स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को हक ही नहीं कि वो हड़ताल करें। ऐसा क्यों साहब? इस पर्टिकुलर केस में जो आप बात कर रहे हैं तो मस्ट अंडरस्टैंड कि ये नेशनल जो हेल्थ मिशन है ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के जो ऑपरेशनल है, वो आप बताइए कहाँ पे पक्का है? कहीं पे पक्का है? ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम है। 98 में ये स्कीम आई, तब से ये चालू है। आज आप बोल रहे हैं, आपकी बात को ऊपर ध्यान करते हुए चीजों को देखा जा रहा है कि आपको किस तरीके से कॉम्पनसेट या किस तरीके से आपकी दिक्कतों को दूर करा जाए। लेकिन प्रदेश की जनता की हेल्थ सर्विसेज के लिए अगर आप उसको रख के आप वहां पे रख के बोले कि नहीं जी हम तो हड़ताल करेंगे, पहले एम्बुलेंस वाली भी हुई थी, उसमें भी किसी की जो आप जिस चीज में आप काम कर रहे हैं वो हेल्थ से रिलेटेड है और ये ऐसी चीज है कि किसी भी कॉम्पनसेशन से वापस नहीं आ सकती। तो अगर भगवान ना करे ऐसा कोई नुकसान हो जाता है तो कौन जिम्मेवार? आपकी मांगे जो हैं, जो आप बोल रहे हैं, जब बात आपकी हो रही है, बात करनी एक अलग है, लेकिन आप सरकार को हमेशा ये हम ये कर दीजिए वरना हम ये कर देंगे, ये कर दीजिए वरना, हर एक का अगर यही सिस्टम बन जाएगा तो जो ये कमाई का पैसा आता है सरकार के पास, टैक्स पेयर्स का, जिसके ऊपर हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, ये क्या आप जो जनता जिससे पैसे आते हैं और आपको तनख्वाहें दी जाती हैं, तो क्या आप आज उनको ये बोलने के लिए कर रहे हैं कि आप हमारे तरीके से चलेंगे क्योंकि आप हमारे को तनख्वाहों के पैसे तो आप रिमाइंडर का जवाब दे देते तो आपके तरीके से चलते। आप तो रिमाइंडर का जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ, जवाब देने चाहिए थे, दिए गए हैं, लेकिन हर चीज के ऊपर ये नहीं होता कि सिर्फ प्रायोरिटी पे हर एक काम इन्हीं का होगा। इनके बात आई है, विषय है, विषय उनके संज्ञान में है, लेंगे उसके ऊपर काम करें। ठीक है, आपको वक्त और चाहिए, मैं चाहूंगा मुझे भी एक छोटा सा वक्त मिल जाए विराम लेने का, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर भी मेरे साथ डॉक्टर विनय गुप्ता भी मौजूद हैं जो कि याचिका करता है। डॉक्टर विनय गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुना होगा बाकी अन्य लोगों की बातें, लेकिन जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि समय के साथ सब कुछ होता है, कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं कि सब पक्के हो गए हैं और बाकी जो चीजें हैं, जो मांगे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन मसला हेल्थ से जुड़ा आप लोगों को भी इस तरीके से दबाव नहीं बनाना चाहिए। क्या आपके इशूज हैं? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज हरियाणा को मेरी तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और सभी पैनल वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, बीजेपी सरकार और खास तौर पर अनिल विज ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का बंटाधार कर दिया है। 3 बड़ी बातें संक्षेप में तथ्यों के साथ जल्दी से साझा करूंगा, गुजारिश है बड़े गौर से और बिना अवरोध के सुनिएगा। पहली बात, 1200 कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी, जिनमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, 31 मार्च 2016 के बाद हटा दिए गए हैं। ठीक है। बीजेपी सरकार के एनएचएम अधिकारी इसके पीछे 2 बहाने बनाते हैं। एक तो ये कि भारत सरकार से बजट नहीं मिल रहा, और दूसरा ये कि इन पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। देखिए, तथ्यों के आधार पर पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दोनों ही बातें झूठ हैं। भारत सरकार ने एनएचएम के लिए 2015-16 के 18,000 करोड़ के मुकाबले 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपया दिया है। 2016-15 में 15-16 में 1200 कर्मचारियों को नौकरी में रखने के बाद भी एनएचएम हरियाणा के पास 64 करोड़ रुपए बच गए थे। और दूसरा, आरटीआई का कार्यकर्ता
जानता भी हूं, मैं तो आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि इन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने लाखों लोगों का इलाज किया है। बेशर्मी का आलम तो यह है कि कई कर्मचारियों का तो बजट भी भारत सरकार से आ चुका है, फिर भी उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। कई बार अनिल विज से मिल लिए, मगर उसके बाद भी झूठा दिलासा देकर भेज देते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एनएचएम हरियाणा में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये मैं पूरे तथ्य के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और ईमानदार छवि रखने वाले अनिल विज भी ध्यान से सुन लें इसको। 22 जुलाई को संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कि हरियाणा में एनएचएम में बड़े लेवल पर वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं, कौन कर रहा है? खरीद फरोख्त हुई है, इधर उधर का पैसा किया गया है। यहां तक कि एनएचएम हरियाणा के खातों की जांच सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कराने की भी सिफारिश हुई है। करप्शन को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतकर आई खट्टर सरकार और अनिल विज इस पर चुप क्यों है? ठीक है, डॉक्टर विनय गुप्ता कौन कर रहा है ये भी स्पष्ट जरा बताइए। अगर आप चूंकि आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं तो मैं जानना चाहूंगा कौन कर रहा है भ्रष्टाचार। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर विनय गुप्ता मेरी आवाज आपने सुनी? जी पूरे हरियाणा में डॉक्टर विनय गुप्ता मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी आ रही है आपकी मेरा बात। सवाल सर ये है कि कौन कर रहा है भ्रष्टाचार और किस ईयर की ये बात है? देखिए, ये अभी फिलहाल की ही बात है, और इसमें डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, मैं ऑन रिकॉर्ड नाम तो ले सकता हूं, पर मुझे इस बारे में अभी क्लियर नहीं है कि ये नाम इन्वॉल्व है कि नहीं। एक तो इनोशी शर्मा आईएएस, कृष्ण कुमार, अमित फोगाट जो है रेफरल ट्रांसपोर्ट वाले, वो ये सभी लोग जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और एसएस बिश्नोई जो कि डायरेक्टर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स रह चुके हैं, वो भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ठीक है, डॉक्टर विनय गुप्ता आप हमारे साथ बने रहिए, वेट करिए। रमन मलिक बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होगा तो उसमें वक्त लगेगा, बजट भी है, लोग भी निकाल दिए गए, और फिर आप कह रहे हैं कि वक्त और चाहिए। उसके अलावा भ्रष्टाचार का भी एक मसला है, और बाद में जब हक की बात होती है और अपनी आवाज बुलंद कोई कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हक का हड़ताल, आपको यहां पर हक है ही नहीं कि आप हड़ताल करें, यानी कच्चा कर्मचारी हो तो बात नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? पक्के कर्मचारियों को दे रखा है। सबसे पहली बात अतुल जी कि दिस इज अ नेशनल हेल्थ मिशन। मिशन जो होता है वो प्रोजेक्ट बेस होता है। प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग जो लगाते हैं वो परमानेंट नहीं होते, प्रोजेक्ट बेस के लिए होते हैं। तो उनकी अवधि आप सुनिश्चित करने की जी ये अवधि है, वो नहीं होता। इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोजेक्ट गेटिंग ओवर। तो एक विषय तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, नहीं हुआ तो निकाल कैसे दिएगा, किस आधार पर? बजट क्यों नहीं आ रहा? बजट आ रहा है तो उसके लिए सरकार जितना बजट आ रहा है उसका भी का नहीं। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से पहले 75% होता था। उसमें हुआ क्या कि इसके जितनी रिक्वायरमेंट थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से ना रख के इसको एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह, जिसको कहीं नहीं हो रहा था उसको नौकरियां यहाँ दी जा रही थी, और वो काम नहीं करते थे, और वो काम पूरा नहीं होता था। मतलब अगर आप 15,000 की फोर्स के बाद भी काम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे पूरा, मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि 15,000 के करीब की फोर्स थी पिछले 10 साल, उसके बाद क्या प्रोग्रेस रही, वो अगर आप एनालाइज करें तो उसमें कमियां रही हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है अभी कि 75% सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग रहती थी, 25% स्टेट गवर्नमेंट की थी। तो नेशन वाइड ये हुआ कि 60% गवर्नमेंट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। उसमें कुछ कमी आई, वो उस कमी को भी विज साहब ने बहुत क्लियरली ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि वो कमी भी हम पूरी कर देंगे। कब कर देंगे? सब बजटरी एलोकेशंस हैं, अब आया तो नहीं डॉक्टर विनय गुप्ता की बजट भी आया हुआ, बच गया था पैसा, फिर भी साहब विनय गुप्ता जी जो बोल रहे हैं, अगर वो ऑन रिकॉर्ड ऐसी चीजें बोल रहे हैं तो उन्हें वो साथ में तथ्य भी देने चाहिए ना। तो बोल रहे हैं आप ले लीजिए उनसे। नहीं तो उनको देने चाहिए, क्यों नहीं जाते? आप तो रिमाइंडर का जवाब नहीं देते हैं, आप जब उनसे तथ्य क्या विनय लेंगे? गुप्ता जी ने क्या ये अच्छा ठीक है, एक लाइन में जवाब ले लेते हैं, फिर मैं भारद्वाज साहब के पास और विकास जी के पास आऊंगा। बता तो दिया उन्होंने, हाल ही फिलहाल की नहीं होता सर। अच्छा, यह स्पेसिफिक होना चाहिए। जब आप कोर्ट में, ठीक है, मैं स्पेसिफिक करवा देता हूं, इंतजार करिए, सुन लीजिए। डॉक्टर विनय गुप्ता बताएंगे कि कितना एग्जैक्ट क्या टाइमिंग होगी, किस समय का है ये, और जो बात अभी कह रहे हैं रमन मलिक साहब की दरअसल अभी सारी चीजें प्रक्रिया में है, तो आप लोगों को इंतजार क्यों नहीं है यहां पर? क्यों आप इतना दबाव बना रहे हैं? शायद डॉक्टर विनय हमारे साथ नहीं है, फोन लाइन अगर जल्द से जल्द जुड़ जाए तो बेहतर होगा। भारद्वाज साहब। अतुल जी, जिस तरह से डॉक्टर विनय गुप्ता जी अभी बता रहे थे कि सरकार ने माना कि हमें एनआरएचएम कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, इसलिए 1200 कर्मचारी हटा दिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में हालत है कि सिर्फ 19% पीएचसी जैसी हैं जिनमें आयुष डॉक्टर हैं, 34% पीएचसी जैसी हैं जिनमें लेडी ऑफिसर है। सिरसा में लगभग 50,000 महिलाओं पर एक स्पेशलिस्ट है, महिला जो डॉक्टर है। ये पोजीशन है आज हरियाणा प्रदेश में। खुद अपने अंबाला शहर में अनिल विज जी के में एक पीछे घटना थी, टीवी पर भी, आपके चैनल पर भी दिखाई गई थी, कि जहां एक व्यक्ति ने अपनी
पत्नी के लिए रेडी पर लेकर गया, वो नहीं मिली तो वो रेडी पर लेकर गया, उससे कहा गया एम्बुलेंस नहीं, और जब पहुंचा तो वहां दो एम्बुलेंस खड़ी। जहां इस प्रदेश में इतनी बुरी हालत हो, उस प्रदेश में सरकार ये कैसे मान सकती है कि यहाँ NRHM कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे इस हड़ताल को लेकर अनिल विज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि कच्चे कर्मचारियों को हड़ताल करने का हक नहीं है। ये किस कानून में लिखा है, ये किस संविधान में लिखा है कि कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते? ये तो सभी विभागों में जो कच्चे कर्मचारी हैं, ये वो अपने आप खुद अपना संविधान बना रहे हैं, अपने आप में संविधान है। शायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से इतनी छूट है कि वो कोई भी नियम, कोई भी कानून खुद बना देते हैं। पीछे कितनी बार ऐसा हुआ कि जब पिछली, आपको याद होगा, जो लैब टेक्नीशियन की हड़ताल थी, वो मुख्य सचिव से मिल लिए थे, सेक्रेटरी से मिल लिए थे, हेल्थ सेक्रेटरी से, तो उसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने निकालने का ऑर्डर कर दिया। तो वो तो खुद कानून बना रहे हैं बिना ये देखे कि आपने एक बात कह दी कि इन कर्मचारियों को जो हड़ताल पे जाएंगे आप उन्हें ड्यूटी से बाहर मानेंगे, आप उन्हें निलंबित मानेंगे। तो कल जब मरीज जब अस्पताल पहुंचेंगे, जब इलाज कराने पहुंचेंगे, तो फिर क्या होगा? सरकार ने क्या कोई तैयारी की है? ये भी तो रमन मलिक जी बताएं, क्या कोई विकल्प है आपके पास? आपने ऐसे ही विकास जी आप बोले, उसके बाद रमन साहब इसका जवाब देंगे। विकास जी देखिए, अभी मलिक साहब ने उनसे सवाल किया कि आप भ्रष्टाचारियों का नाम बताएं, उन्होंने भ्रष्टाचारियों के नाम बता दिए। इन्होंने क्या हुआ कब है, किस, ये जानना, ये कहना चाहते थे कि पिछली सरकार का घोटाला है। मैं आपको बताऊं, इनकी आदत बन गई बीजेपी वालों की, कोई भी बात तो पीछे रह जाए, उसने कहा अभी का घोटाला है, ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा सर, एक मिनट मुझे बोलने दिए, आप पूरा देख, मैं आपको बताता हूँ असल में है क्या। बीजेपी सरकार कोई भी बात हो डंडे के जोर पे कराना चाहती है आज की डेट में। अभी आप देखिए, पराली का मामला चल रहा था, उसकी गाइडलाइन शुरू से चलती आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा जुर्माना लगा देंगे, केस दर्ज कर देंगे, एक महिला सरपंच सस्पेंड कर दी। इससे क्या पता लगता है? कोई भी महकमा हो, इनकी एक ही कार्य प्रणाली। उसने ये नहीं कहा खाली मैं विज साहब से मिला हूं, उसने ये भी कहा कि हम सीएम साहब तक भी जा चुके हैं। सीएम साहब तक, इससे साफ पता लगता है नीचे से लेकर ऊपर तक हर शाख पल्लू बैठा है, इन्हें कोई काम नहीं करना। सीधी सी बात है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इनकी सरकार का। ये कहते हैं ना, केंद्र सरकार ने 58 साल से 65 साल उम्र कर दी, हमारे यहाँ पूरा ड्रामा रहा। विज साहब ने अब वाहवाही लेने के लिए 58 साल से 65 साल कर। अब इसमें वाहवाही क्या आप मैं अभी लेकिन उसका लूपहोल तो देखिए, लूपहोल क्या करा इन्होंने। जो सीएमओ रह चुका है, जब वो 58 से 65 में जाएगा तो वो प्रशासनिक अधिकारी का काम नहीं करेगा, वो अस्पताल में अपनी सेवा देगा। आप एक बात बताइए, जो आदमी सीएमओ की पोस्ट पर रहा है, वो अपने से जूनियर के नीचे कैसे काम करेगा? आप देखिए ना, ये जानबूझ के ऐसे आदमी को उत्पीड़न करने की बात है कि वो नौकरी छोड़ जाए। यार, जो हेडमास्टर रह लिया है, उसे आपको घंटी बजाओ स्कूल की, तो वो घंटी कैसे बजाएगा? आप ये नहीं कि कोई नए कच्चे कर्मचारी की बात नहीं, पक्के कर्मचारी की बात नहीं, इनकी एक पॉलिसी बन चुकी है। इन्होंने डंडे के बल पे काम करना। अब ये कह रहे कच्चे कर्मचारी है तो कच्चे कर्मचारी है, तो उनका हक नहीं बनता। और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विनय भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हरिराज के पास और अमित नेहरा जी के पास मैं जाऊं, उसके पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विनय गुप्ता एक चीज स्पष्ट कर दें। डॉक्टर विनय गुप्ता, रमन मलिक बीजेपी की तरफ से उनका कहना है कि दरअसल जो आप भ्रष्टाचार की बात करें, स्पेसिफिक टाइम भी आप उनको बता दीजिए, और साथ ही साथ आप लोगों ने कब कब कहां मुलाकात की है, क्या आश्वासन आपको मंत्री जी से, अधिकारियों से या किसी और से मिले थे? क्योंकि इनका कहना है कि बहुत सारी गड़बड़ियां थी पिछले दिनों में, जरूरत नहीं थी तो लोगों को हटाया गया, बजट का भी कुछ चेंजेस किए गए, इसकी वजह से चीजें हैं, अदरवाइज सब कुछ सामान्य है। बहुत संक्षेप में बताएंगे जरा। जी, पॉइंट वाइज इनको मैं काउंटर कर देता हूं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि बजट जो है वो भारत सरकार ने कम कर दिया। देखिए, जून 2015 का जेपी नड्डा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, अनिल विज को लिखा हुआ उनका लेटर है मेरे पास, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हरियाणा सरकार ने क्योंकि टाइम पे बजट नहीं रिलीज किया है भ्रष्टाचार के कारण, इसलिए भारत सरकार ने ग्रांट कम कर दी है, और ये बकायदा लेटर भी है मेरे पास। दूसरा ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को हटा दिया इस वजह से क्योंकि बजट कम नहीं है, 60-40 का रेशो हो गया। देखिए, 60-40 का रेशो सभी स्टेट्स के लिए हुआ है, और 2015-16 में भी 60-40 का रेशो था। ये सारे 1200 कर्मचारी जो है वहां पे काम कर रहे थे। ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हड़ताल के बारे में ये है, ये सभी कर्मचारी जो है वो रेगुलर होने की मांग कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से जायज है। मैं बताता हूं आपको, आरटीआई जानकारी से ये पता चला है कि हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हजारों रेगुलर पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। अनिल विज जो है इधर उधर बयान देते रहते हैं कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है और इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरूंगा। दूसरी तरफ पहले से लगे हुए कर्मचारियों को हटा रहे हैं। अनिल विज की नीति बिल्कुल समझदारी से परे और मूर्खतापूर्ण है। अगर सरकार और अनिल विज चाहे तो निकले 1200 कर्मचारी, और इन सारे जो ऑलरेडी कर्मचारी है ना, उन सबको एडजस्ट कर सकती है रेगुलर पोस्ट पे। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर फैक्ट के साथ बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हु हैज बीन इन द सर्विस with proper entrance and interview, then he or she can be made regular. But he or she can be given preference for these
एंड व्हेनेवर, जब भी ये नियुक्तियां जो रेगुलर नियुक्तियां एडवर्टाइज्ड होंगी, उसमें ये जरूर मेंशन किया जाएगा कि पहले से कार्यरत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को उनमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। उदाहरण दे दूं मैं, मेडिकल ऑफिसर की 695 भर्तियां, एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं, वो अभी फिल हुई थी। उसमें ये चीज मेंशन थी कि जो पहले एनआरएचएम में काम कर चुका है उसको हम एज इट इज प्रेफरेंस देंगे। तो इन लोगों की मांग बिल्कुल जायज है। और दूसरी बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, इन्होंने कहा है कि एसोसिएशन नोटिस नहीं दे सकता, यूनियन नोटिस दे सकती है। देखिए, अनिल विज को ये पता होना चाहिए कि 9-10 अगस्त को भी पहले ही एसोसिएशन ने हड़ताल करवाई थी। इसलिए 1200 कर्मचारियों को तुरंत सेवा में वापस लें, बहाने बनाना बंद करें। ये किसी और डॉक्टर विनय हमारे साथ बने रहिए। रमन जी को जवाब देना चाहेंगे आप बहुत संक्षेप में? पहली बात तो इनको एक चीज समझनी चाहिए कि जो रेगुलर प्रोसेस से जॉब्स आएंगी, आपको उसमें जो कानून के अनुसार है वो ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर आज आप ये बोलते हैं कि एक मुश्त इन सबको आप कर दीजिए, तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है कब करेंगे ये तो नहीं, बातचीत तो करिए। नहीं, एक मिनट, ये तो क्या आप ये चाहते हैं कि एनएचएम को पूरा खाली कर दिया जाए? हाँ। इन सबको पक्का कर दें? क्या रहे हैं ये तो बता दीजिए। देखिए, पॉइंट यहाँ पे इतना सा है कि जो कानून है और जो लिखा हुआ कानून है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। अगर हम कहीं पे भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपके पास न्यायालय है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप सरकार को चैलेंज करिए। लेकिन अगर आप एक में हम करेंगे नहीं, एनएचएम कर्मचारियों को हम स्थायी करेंगे नहीं। आप उसको एक एक्सचेंज बना के रख दिया है पिछले 12 सालों में, 12-15 सालों में उसको एक्सचेंज, 2014 से पहले आपने उसको एक एक्सचेंज बना के रख दिया। एक सवाल का जवाब दे दीजिए रमन जी, फिर मैं हरिराज जी के पास जाऊं। हमें दे रहा है बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं आप। एक सवाल, जितनी जरूरत है मत लड़िए। अरे साहब प्लीज, रमन मलिक साहब, उसके काम, रमन मलिक साहब, भारद्वाज साहब, 50% सीट वैकेंट है, आप कह रहे हो ज्यादा लगा दिए। आप एनएचएम के काम पे आइए, बी स्पेसिफिक, उसका काम क्या है, स्कोप क्या है एनएचएम का, क्या स्कोप है बताएंगे? आप बताइए, आपको पता है ज्यादा। ऐसी जगहें जहां पे हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स, पीएचसीज वगैरह नहीं है, वहां पे हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराना, तो इमरजेंसी एम्बुलेंसेज दिलवाना। सर्विसेज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं तो हरियाणा में है ना, सब हर जगह है ना। पीएचसीज और जो सिविल हॉस्पिटल हैं उन्हीं में लगे हुए हैं। ये क्या बात कह रहे हैं? जहां पीएचसीज नहीं है, पीएचसीज नहीं है तो क्या रोड पे थैला रख के बैठ जाते हैं वो एनएचएम कर्मचारी? क्या बोल रहे हो आप? सर्विस कर रहे हैं पीएचसीज और जो सिविल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, उन्हीं में नौकरी कर रहे हैं वो, जहां कमी है। एक मिनट, दोनों लोग शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं, कृपया दोनों लोग शांत हो जाएं। मेरा सवाल रमन जी सिर्फ इतना आपसे इतना वहीं है, आप उन्हें स्थायी नियुक्ति अच्छा ठीक है रमन जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हरियाणा में जो सेवा आपकी बात करें, जो मिशन की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और अगर ये गलत तरीके से गलत मांग करके जा रहे हैं हड़ताल पर, तो आप अल्टीमेटम पर बने रहेंगे? आपके पास सारे विकल्प हैं? देखिए, विकल्प सारे हैं। कैसे है बताइए? विकल्प सारे हैं। कैसे हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूं। अगर ये ड्यूटी पर नहीं मैं है, जानना चाह रहा हूं। आप बता दीजिए, मैं मान लूंगा। आप बता दीजिए, मैं मान लूंगा। कैसे है? देखिए, पॉइंट यहाँ ये है कि क्या पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपके पास विकल्प है कि आप अल्टीमेटम का अल्टीमेटम जवाब दे रहे हैं। क्या आज के समय के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम जो चीज बात आए वो गले पे छुरी रख के काम करवाएं? तो आप क्या उनका गला काटते रहेंगे? नहीं, हम तो नहीं काटेंगे। हम कौन होते हैं काटने वाले? ठीक है, वो आके कुछ भी कर रहे हैं। रमन जी, अगर अरे साहब कुछ भी नहीं कह रहे हो, अपनी जायज मांग कर रहे हो, और आप ही के अधिकारी, आप ही के मंत्री उनको आश्वासन देते हैं। अगर नाजायज है तो आश्वासन क्यों देते हैं? अरे मैं कह रहा हूं, आश्वासन फिर क्यों देते हैं? आश्वासन दिया है आपने, अरे तो आश्वासन दिया है तो मांग जायज होगी। मतलब ये नहीं है सरकार हरिराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग की मांग जायज हो सकती है, लेकिन आप लोगों का तरीका जायज नहीं है। ये रुख है सरकार का, अल्टीमेटम का जवाब अल्टीमेटम। अब आप बताइए। सर मैं जो है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये बात की कि भी जो है ये एनएचएम के कच्चे कर्मचारी हैं और कच्चे कर्मचारियों की तरह काम करें। हेलो, बोलिए सर, सुन रहा हूं। हेलो। हाँ, तो सर उसके लिए मैं बता दूं कि मतलब जो है इन्हीं के सर्विस रूल में लिखा हुआ है कि किसी भी कच्चे कर्मचारी को पक्के कर्मचारी से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो है फालतू में इतने कर्मचारी भर रखे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कुछ उपलब्धियां हैं हरियाणा सरकार की एनएचएम के कारण कि 2004-06 में
जो मातृ मृत्यु दर 1086 थी वो 2011 से 13 में 127 रह गई। जो शिशु मृत्यु दर थी वो 60 से घटकर 36 रह गई। जो फर्टिलिटी रेट 2002 में थी वो 3 से घटकर 2.3 रह गई। प्रदेश में जो संस्थागत हम भी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? ये जो है NHM के कारण कम हुई है। दूसरी बात सर, दूसरी बात सर मैंने बहुत देर सुना है। हाँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इनको पक्का नहीं किया जा सकता। हमारे बराबर में ही सर्व शिक्षा अभियान के हैं जिनको कि पूरा वेतन दिया जा रहा है नियमित के बराबर, और उनको पूरा वेतन दिया जा रहा है। ये आपको बता रहा हूं, सारा का सारा मसला है कहां, मैं बताता हूं। सारा मसला है बीजेपी सरकार की नीयत का। अब देखो नीयत क्या है कि हम 2 सितंबर को इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपते हैं रेगुलराइजेशन की, और बोलते हैं कि भाई 16 सितंबर तक उसको गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन आज भी वो फाइल एमडी ऑफिस में धूल चाट रही है। उसके बाद अभी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि जो आदमी 100 घंटे काम करेगा उसको हम 9,000 देंगे, जबकि अब 200 घंटे काम करते तब हमें 9,000 नहीं दिए जाते। ये मैं इनकी नीयत बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अमित शाह बोलते हैं कि मैं हमारी सरकार आने पर सभी कर्मचारियों को पक्का कर देंगे हम, लेकिन हरियाणा में क्या बीजेपी की सरकार नहीं है? ये दोहरी नीति कैसे है? ठीक है, विज साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई ये आलतू फालतू के भर्ती है, मैं आलतू फालतू की बता रहा हूं। आज गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 439 रेगुलर कर्मचारी हैं और 1200 कच्चे कर्मचारी हैं। अगर इन कच्चे कर्मचारियों को विज साहब आज बाहर का रास्ता दिखा दें तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि विज साहब किसी भी सूरत में स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से चला दें। ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती है ये बात मेरा साहब बताएंगे सर। मामला कहां उलझा है? मामला घूम कर आ गया नीयत पर, कुछ कहते कुछ और हैं कहीं जाकर, लेकिन जब बात आती है करने की तो फिर उसके बाद अल्टीमेटम देकर धमकाना शुरू करते हैं। देखिए, तो मेरा तो मानना ये है कि जो स्वास्थ्य है वो एक ऐसा विषय है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो सिर्फ एक आदमी को दे, उसमें ये नहीं कि 3-4 महकमे और हों उसके साथ, क्योंकि ये 24 घंटे अटेंशन मांगता है। बिल्कुल। तो पहला, अगर लोग ही सुरक्षित नहीं है अगर सूबे में, तो काम कैसे होगा? मैं थोड़ी सी वानगी बताता हूँ आपको। जब पूरा हरियाणा, एनसीआर खासकर चिकनगुनिया, डेंगू और ये जो जोड़ों के बुखार से जूझ रहा था, तो अनिल विज साहब सुबह 3:30 बजे एयरपोर्ट पे जाते हैं साक्षी मलिक का स्वागत करने के लिए। देखिए, अच्छी बात है, स्वागत करने जाना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी क्या साक्षी मलिक का स्वागत करना था? वहां पे कितना टाइम खराब किया। इसकी बजाय कभी ये खबर नहीं आई कि विज साहब ने रात को 12 बजे किसी हॉस्पिटल पे जाके चेक किया कि डेंगू का क्या हाल है, उसका क्या हाल है। आप प्रायोरिटी देखिए, वो तो 1 महीना बाद में भी स्वागत हो सकता था। तो बात ये है कि इतना जो क्रूशियल विषय है इस पे समझौता नहीं होना चाहिए। अच्छा, मांग है अगर जायज है तो पूरा करो। आप धमकी क्यों देते हो बर्खास्त करने की? ये संवैधानिक अधिकार है हर एक को अपना हड़ताल करने का, लेकिन जायज मांग। अभी एक हमारे साथी ने आंकड़े रखे। देखिए, अच्छी बात है, मातृ जो दर है जितना भी इन्होंने बताया, लेकिन उसका ये नहीं है कि सिर्फ एनएचएम के कारण ही ये हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं। तो बात ये है कि आंकड़े ठीक है, इन्होंने अपने पक्ष में दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम ये ही पूरा काम उन्होंने किया, लेकिन कुछ तो अंश होगा, ये उनका कहना है, कुछ तो अंश हमारा हो सकता है। ठीक है नेरा सर, मैं रोक रहा हूं सर, वक्त नहीं है, इनकार नहीं किया जा सकता, वक्त नहीं है सर। मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़े और जल्दी जल्दी छोटी छोटी टिप्पणी सब लोग करें। सबसे पहले डॉक्टर विनय, मैं आपके पास आ रहा हूं। अल्टीमेटम का जवाब अल्टीमेटम मिला, आप लोग क्या करेंगे अब? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉइज हैं और जब तक ये स्कीम चलेगी तब तक ही रखेंगे, तो एक मैं यूनियन ऑफ इंडिया की ही स्टेटमेंट बता दूं कि जो एम्प्लॉई है एनएचएम का, वो जो टोटली वो स्टेट की प्रॉपर्टी है और उसको स्टेट रेगुलर कर सकता है। राजस्थान में भी रेगुलराइजेशन हुई है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। या तो ये हमें झूठे दिलासे ना दिया करें, या क्लियरली बोल दें, रिटर्न में नोटिफिकेशन कर दें कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई आज के बाद ना रेगुलर होगा। और फिर रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनती किसके लिए अगर रेगुलराइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती? तो इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, बताइए भारद्वाज साहब, फाइनल कमेंट आपका।
अतुल जी, मैं तो अमन मलिक जी से यही जानना चाहता हूं कि पूरा 1 घंटा निकलने को अब तक वो इसका जवाब नहीं दे पाए हैं कि जब आपने जो ये ऑर्डर जारी कर दिए, अनिल विज साहब ने बयान दे दिया है कि ये जो कर्मचारी हैं अपने आप को निलंबित समझे अगर हड़ताल पर जाएंगे, तो सरकार ने क्या कोई व्यवस्था की है? कहीं ऐसा ना हो कि कल जब मरीज वहां अस्पताल में जाकर पहुंचे तो ये कर्मचारी छुट्टी पर हो, हड़ताल पर हो और आपकी तरफ से कोई व्यवस्था ना हो, तो ये बेचारे मरीज जो है वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जो जरूरत है, सबसे जो मुख्य ध्येय है सरकार का भी और इन स्वास्थ्य विभाग का भी, वो मरीजों की सेवा है, मरीजों का इलाज करना है। अगर मरीजों को इलाज नहीं मिलता, उन्हें अटेंशन नहीं मिलती, ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिलता, तो सरकार का होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसका क्या जवाब है? ये जरूर जवाब देकर जाए जवाब से पहले। ठीक है, विकास जी फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी, जैसे हमने शुरू में बात की थी सरकार की नीयत की बात है, वही बात वहां निकल के आई कि सरकार की नीयत नहीं है किसी काम को करने की, सिर्फ हवाई एक महल बना के चल रही है सरकार कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे नेहरा साहब ने कहा कि इन पे 3-4 मंत्रालय, चीज ध्यान आया कि विज साहब से जुड़ा मसला है। कमिश्नरी भंग कराने के लिए देखिए कितनी तत्परता थी, कर दिया, करा दिया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बाकी मसलों का इतनी तत्परता क्यों नहीं? मैं उसका जवाब देता हूं। नेहरा साहब कह रहे थे कि